हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने ब्याज की गणना के टॉपिक पढ़े थे। दो विधियां हमने देखी थी। तीसरी विधि देखिए, जब रोकड़ी मूल्य व किराया क्रय मूल्य तो दिया हुआ हो, यानी क्वेश्चन में रोकड़ी मूल्य दे देगा, किराया क्रय मूल्य दे देगा, लेकिन ब्याज की दर नहीं देगा। देखिए कैसे। इसमें भी दो मेथड है। जब किस्तों का समय और राशि समान हो, यानी प्रत्येक किस्त की राशि और उसका समय अंतराल समान रहता है। यानी एक किस्त 20,000 की है और यदि वो 1 वर्ष के बाद है तो सभी किस्तों में उतना ही समय अंतराल और राशि बराबर रहेगी। देखिए एक एग्जांपल। रोकड़ मूल्य 80,000, डाउन पेमेंट 20,000 तथा 24,000 रुपये वाली 3 वार्षिक किस्तों में शेष भुगतान करना है। तो देखो, सबसे पहले ब्याज निकालेंगे हम। किराया क्रय मूल्य माइनस रोकड़ी मूल्य। किराया क्रय मूल्य का मैंने फॉर्मूला बताया था, डाउन पेमेंट प्लस एक किस्त की राशि इंटू किस्तों की संख्या माइनस रोकड़ी मूल्य। अगर इसको मैं हल करता हूँ तो मेरा आता है 92,000 यानी 92,000। 80,000 घटाए तो 12,000 रुपये आपके ब्याज के आ गए। फॉर्मेट देखिए, ब्याज की गणना। सबसे पहले किस्त, फिर सेकंड कॉलम में किस्त की राशि, थर्ड कॉलम में जो बकाया किस्तें थी, यानी कितनी किस्तों में पेमेंट करना है उसका उल्टा क्रम लिखना है। अगर 4 किस्तें हो तो 4, 3, 2, 1, 3 किस्तें हो तो 3, 2, 1, 2 किस्तें हो तो 2, 1। फिर ब्याज की गणना, और ब्याज की गणना के बाद है ब्याज की राशि, यानी इसकी ब्याज की गणना से उसकी कितनी राशि आई और उसमें से किस्त की राशि में से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले डाउन पेमेंट 20,000 था, ना तो इसमें किस्तों का उल्टा क्रम आएगा, ना ब्याज की गणना होगी, ना ब्याज आएगा, तो ये तो मूलधन में से कैसे चला जाएगा। फिर पहली किस्त आपकी 24,000, दूसरी किस्त 24,000, तीसरी किस्त 24,000, यानी टोटल मिला के इस सबका टोटल 92,000 जो कि किराया क्रय मूल्य है वो आ गया। अब किस्तों का उल्टा क्रम लिखना है, तो आपकी किस्तें 3 थी तो 3, 2, 1, यानी टोटल 6 जगह बटेगा आपका ब्याज, यानी 6 जगह आपका ब्याज का डिवाइडेशन होगा, जिसका अनुपात 3, 2, 1 है। अब ब्याज की गणना करेंगे तो पीछे हमने देखा है कि ब्याज आपका 12,000 रुपये आया, तो 12,000 को 3/6, 12,000 को 2/6, 12,000 को 1/6 में विभाजित करेंगे तो आपका ब्याज जो है वो आ रहा है 6,000, 4,000, 2,000। किस्त की राशि में से ब्याज को घटा देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा। एक तरफ इसका टोटल कर लीजिए, ब्याज का कर लीजिए, मूलधन में ब्याज की राशि को जोड़ेंगे तो किस्त की जो राशि है यानी किराया क्रय मूल्य उसके बराबर आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट विधि इसी की, जब किस्तों की राशि असमान और समय समान हो, कि अभी जब हमने पढ़ा था तो दोनों समान थी। अब इस बार ये कह रहा है कि राशियां तो अलग अलग हो, यानी किस्त की राशि हर बार अलग होगी और समय उसमें समान रहेगा, यानी 1 वर्ष 6 महीने जितना समय अंतराल है वो एक समान रहेगा। देखिए इसका फॉर्मेट क्या बनता है। पहली बात तो कुल ब्याज इंटू किस्तों के प्रारंभ में, यानी जिस किस्त को हम दे रहे थे उस समय, जिस भी किस्त का हमें भुगतान करना है उस समय आपकी बकाया राशि कितनी है, और नीचे आएगा किस्तों के प्रारंभ में बकाया क्रय मूल्यों का योग। जो किराया क्रय मूल्य वाली राशि है उसका टोटल आएगा हमेशा नीचे। देखिए एग्जाम्पल, रोकड़ी मूल्य 80,000, डाउन पेमेंट 20,000, पहली किस्त 16,000 की, दूसरी किस्त 24,000 की, तीसरी 32 की। अब आप इसमें ये देखो कि किस्त का समय नहीं दिया, यानी किस्तों का समय तो समान मान लेंगे, लेकिन इसकी राशियां अलग अलग दे दी। तीनों की पिछले क्वेश्चन में समान थी 24,000, लेकिन अब इसमें क्या दे दी, अलग अलग। सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, जितनी भी किस्तों में राशि जा रही है डाउन पेमेंट सहित उन सब का टोटल कर लेंगे, उसमें से रोकड़ी मूल्य घटा देंगे तो आपका ब्याज आ गया 12,000 रुपये। अब देखिए ब्याज की गणना इसमें कैसे होगी। सबसे पहले किस्तों के प्रारंभ में बकाया किराया क्रय मूल्य, फिर थर्ड कॉलम आएगा किस्त की राशि, फिर ब्याज की गणना, ब्याज उससे कितना ब्याज आया, और फिर प्रत्येक किस्त का जो रोकड़ी मूल्य है वो कितना है, यानी इसका जो मूलधन है वो कितना है। देखिए आप यहाँ पे किस्तों के प्रारंभ में बकाया राशि, यानी आपका किराया क्रय मूल्य टोटल कितना था,
यानी किस्त सहित डाउन पेमेंट कितना बनता है टोटल मिला के किराया क्रय मूल्य, जो कि आपका था 92,000। तो पहले 92 था, आपने 20,000 डाउन पेमेंट दे दिया, अब बचा आपके पास 72,000। यानी बकाया जो आपकी कुल राशि है उसमें से कितना कितना पेमेंट जा रहा है उसको घटाते रहेंगे, जो राशि आती जाएगी वो आगे लिखते जाएंगे। 72 में से फिर अपन ने 16,000 रुपये की किस्त दे दी, अब बचे 56 में से 24,000 की किस्त दी तो बचे 32, उसके लास्ट में हमने 32,000 रुपये दे दिए। यानी 1,60,000 तो आपका टोटल किराया क्रय मूल्य की बकाया राशि हो गई, और टोटल आपका जो किराया क्रय मूल्य था वो 90, यानी जो इसके प्रारंभ के बकाया किराया क्रय मूल्य का जो राशि है वही इसके लास्ट वाली राशि का योग, दोनों मैच करेंगी। अब देखिए ब्याज की गणना कैसे करनी है। हमने फॉर्मूले में पढ़ा था 12,000 रुपये आपका ब्याज है, मतलब ब्याज को ऊपर लेना है, जिस दिन किस्त जारी है उस दिन बकाया राशि कितनी है उससे उसको गुणा करना है। यानी ब्याज आपका 12,000 रुपये जो कि अपन ने अभी निकाला है, 72,000 रुपये इसका बकाया मूल्य, और इन बकाया राशि का टोटल कितनी राशि है वो है 1,60,000। तो 12,000 इंटू 72,000 बटा 1,60,000, 5400 रुपये ही आ गए। 12,000 इंटू बकाया राशि उस दिन 56,000 बटा 1,60,000, 4200 रुपये आ गए। 12,000 इंटू 32,000 भाग 1,60,000, ये आ गए 2400 रुपये। आपके पास कैलकुलेटर की सुविधा होगी तो आप आसानी से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। यानी ब्याज आपका आ गया 5400, 4200, 2400। अब आपकी किस्तें थी 16,000, भाई 20 में तो डाउन पेमेंट तो इसमें तो ब्याज आएगा नहीं। 16,000 में 5400 का ब्याज है तो आपका मूलधन हो गया 10,600। 24,000 में 4200 का ब्याज है तो आपका मूलधन हो गया 19,800, और 32,000 में आपका ब्याज है 2400 तो मूलधन हो गया 29,600 रुपये। इस तरह से आप ब्याज की गणना कर सकते हैं। दो तरह की पुस्तकें होती है इसमें, एक क्रेता की और एक विक्रेता की। क्रेता यानी जो किस्तों में वस्तु को खरीदता है, तो हम पहले क्रेता की पुस्तकों में पढ़ेंगे। पहली एंट्री होगी अनुबंध के समय, यानी वो मशीन खरीदने के लिए अनुबंध करेगा, मशीन लेगा। असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हायर वेंडर का मतलब है जिससे उसने खरीदा है। उसके बाद होता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट किसको करेगा? हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर तो डेबिट हो जाएगा टू बैंक। फिर सबसे पहले यदि किस्त देता है तो किस्त देने से पहले ब्याज की कैलकुलेशन करेगा। अब ब्याज की कैलकुलेशन कैसे होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यानी क्योंकि हमारे जो खरीदेगा उसके लिए इंटरेस्ट नुकसान है और नुकसान डेबिट होगा, ये जाएगा किसके पास? हायर वेंडर के पास। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। फिर वो करेगा किस्त का भुगतान। किस्त किसको देनी है? हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखिए ये 4 एंट्रियाँ हो गई। अब लगाता है वो जिस संपत्ति को खरीदता है उस पर कितना हाथ लगता है, डेप्रिसिएशन। आपने पढ़ा होगा 11th में। तो डेप्रिसिएशन कैसे? डेप्रिसिएशन नुकसान है, अपने लिए खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस असेट्स पे लगा उस असेट्स का नाम आ जाएगा, यानी जो भी हमने खरीदी है। और लास्ट में लाभ हानि खाते से एक तो ब्याज को और एक इस डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट P&L अकाउंट डेबिट या P&L स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 6 एंट्रियाँ आपकी होती है। मोस्टली फर्स्ट और सेकेंड एंट्री केवल एक बार होगी, और 3 से लेकर 6 तक की एंट्रियाँ जितनी किस्तें होंगी उतनी ही बार करेंगे। अगर 3 साल की है तो 3 बार होगी, केवल अमाउंट ही चेंज होता है, एंट्रियाँ सेम टू सेम रहेगी। अब एक एग्जांपल देखिए इसका। एक्स जो कि क्रेता है एक्स एलटीडी और विक्रेता है वाई एलटीडी। 1 अप्रैल 2012 को उनका अनुबंध था। सामान क्या खरीदा उसने? मशीन खरीदी। रोकड़ी मूल्य 80,000, डाउन पेमेंट 20,000। शेष राशि 20,000 की 3 वार्षिक किस्तों में देना है, और ब्याज की दर आएगी बकाया राशि पर 10% वार्षिक। मूल्यह्रास दर, यानी जो मूल्यह्रास होगा वो 10% वार्षिक होगा स्थायी विधि से। अब देखिए सबसे पहले हम एंट्रियाँ लिख सकते हैं। हमने क्या खरीदी? मशीन खरीद ली 80,000 की, टू वाई एलटीडी से किससे खरीदी? वाई एलटीडी। तो मशीन अपने पास आ रही है, वाई एलटीडी देने वाला है।
मशीन टू वाई एल टी डी 80,000। फिर वाई एल टी डी को हमने डाउन पेमेंट कर दिया 20,000। ये 2 एंट्रियाँ तो आप पहले साल कर सकते हो। आगे की एंट्रियाँ करने के लिए सबसे पहले आपको वर्किंग नोट देखने पड़ेंगे। किसके? इंटरेस्ट के और डेप्रिसिएशन के। तो हम इंटरेस्ट यानी ब्याज की गणना का वर्किंग नोट देखते हैं कैसे बनेगा। वही अब इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्किंग नोट बनाना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ब्याज की गणना करेंगे कि किस्तों में ब्याज शामिल है या नहीं, क्योंकि किस्तें दी हुई है, उसकी डेट दी हुई है, ब्याज दर दी हुई है, तो और कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहले देखो किस्तों में ब्याज शामिल है या नहीं, ये पता करते हैं। तो सबसे पहले किराया क्रय मूल्य निकालते हैं। 20,000 हमारा डाउन पेमेंट था, 20,000 की 3 किस्तें थी, यानी टोटल 20 थी या 60 और 20 80,000, जबकि 80,000 रुपये आपका रोकड़े मूल्य यानी 0। किस्तों में ब्याज शामिल नहीं है। ब्याज की गणना देखिए। अब विवरण, बकाया राशि, मूलधन, ब्याज और किस्त की राशि। आपका कैश प्राइस 80,000 था, डाउन पेमेंट 20,000 कर दिया, किस्तों में ब्याज शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखिए मूलधन 20,000 गया, तो आपकी पहली जो किस्त की राशि गई वो कितनी गई? 20,000 रुपये एक तरीके से गई। अब देखिए बचे 60,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 20,000 की है, किस्तों में ब्याज शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये मूलधन है। 6,000 रुपये का ब्याज हो गया। 60,000 का कितना परसेंट निकालोगे ब्याज का? 10%। 6,000 टोटल हो गए 26,000 रुपये की किस्त, बचे 40,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 20,000 की, 20,000। अब आपको 40,000 का ब्याज निकालना है, 10%, 4,000, 24,000 हो गए। फिर लास्ट में 20,000 रुपये निकालना है, 10%, 2,000, 22,000 हो गए। तो आपका ब्याज तो कितना हो गया? 12,000 रुपये का तो आपका ब्याज हो गया। और टोटल अमाउंट यहाँ कितना हो रहा है? 92,000 रुपये की मशीन खरीदने की और डाउन पेमेंट देने की एंट्री। अब पहले होगी ब्याज की एंट्री। पहले साल का ब्याज है आपका 6,000 का ब्याज और 20,000 की किस्त। आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है यहाँ से कि ये 2 टॉपिक लेकर चलने हैं साथ, कि आपका ब्याज तो कितना बन रहा है और किस्त कितनी भुगतान करनी है। 6,000 का ब्याज पहले साल और 26,000 की किस्त, 4,000 का ब्याज और 24,000 की किस्त, 2,000 का ब्याज और 22,000 की किस्त। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए पहले इंटरेस्ट जो आपका कितना बनता है वो ले लिया आपने एंट्री में, इंटरेस्ट टू वाई एल टी डी, क्योंकि देना आपको वाई को है। फिर वाई को हम 6,000 का तो ब्याज देंगे और 20,000 की किस्त यानी 26,000 रुपये का हम भुगतान कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन 80,000 की मशीन खरीदी है और इसमें 10% वार्षिक लगना है, यानी हर साल 8,000 रुपये। स्थायी पद्धति से है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कितने ही साल क्यों ना हो, हर साल 8,000 रुपये का ही डेप लगेगा। इसका आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो, और स्थायी विधि है तो आप सीधा भी ले सकते हो। तो मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ क्योंकि स्थायी विधि है। डेप्रिसिएशन 8,000 हो गया, मशीन के ऊपर लग रहा है। अब इसके बाद इस लाभ को, मतलब जो आपका इंटरेस्ट लगा, जो आपका डेप लगा, उसको आप स्टेटमेंट पी एंड एल से चार्ज करोगे। लाभ हानि खाते से तो चार्ज करना है कि दोगे कहाँ से। इसके बाद देखिए फिर आपकी जो इंटरेस्ट वाली एंट्री है, उसके बाद किस्त भुगतान की है, डेप की है, और उस डेप को पी एंड एल से चार्ज करने की। ये 4 एंट्रियाँ आपकी रिपीट होंगी, केवल अमाउंट चेंज होगा। इस बार ब्याज 4,000 है तो किस्त हो गई आपकी 24,000। डेप इस बार वही 8,000 रहेगा, 4,000 का ब्याज और 8,000 का डेप, यानी 12,000 रुपये पी एंड एल से चार्ज होंगे। ये हो गया आपके दूसरे साल। पहले 2013 था, ये 2014 है, और क्लोजिंग ही डेट चलेगी। ओपनिंग का इसमें कोई रोल नहीं है। एक बार केवल खरीदने पर ओपनिंग वाली डेट आएगी, बाकी क्लोजिंग वाली रहेगी। अब 2015 में देखिए तीसरे ईयर में वही पहले ब्याज की एंट्री होगी, फिर बैंक की हो जाएगी किस्त भुगतान करने की, फिर डेप की हो जाएगी, और डेप के बाद वापस पी एंड एल से जो आपका इंटरेस्ट और डेप है उसको चार्ज करने की हो जाएगी। इस तरह से आपकी ये किसकी पुस्तकों में हो गई? क्रेता की पुस्तकों में आपकी जनरल प्रविष्टियाँ हो जाती है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको विक्रेता की पुस्तकों में भी जनरल एंट्रियाँ कैसी होती है वो समझाऊंगा।